हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सर्वेस स्टडी में स्वागत है। आज हम 9th फिजिक्स का दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो चैप्टर का नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया था मोशन के बारे में हमने काफी कुछ पढ़ लिया था। तो यदि आपको फर्स्ट चैप्टर का वीडियो देखना है तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर देंगे, आप वहां से जाके वीडियो देख सकते हो। ठीक है, ये हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है जिसमें हम सबसे पहला टॉपिक जो पढ़ेंगे वो फोर्स के बारे में पढ़ेंगे कि हमारा फोर्स क्या होता है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है, उसको थोड़ा सा भी स्किप मत करना। और जो भी मेरे चैनल पे नया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले बात करेंगे फोर्स के बारे में कि फोर्स क्या होता है। स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हो कि फोर्स क्या होता है, ठीक है, बस उसको थोड़ा सा डिफाइन करना है कि फोर्स क्या है। जैसे कि आप कहीं भी जाते हो तो डोर पे लिखा रहता है कि पुश, ठीक है, और अगर किसी भी रूम से बाहर निकलना रहता है तो डोर के अंदर साइड में क्या लिखा रहता है, पुल। मतलब कि वहां पे क्या करना है, जब हमको जाना है तो पुश करते हैं, मतलब हम धक्का लगाते हैं ताकि वो डोर क्या हो जाए, ओपन हो जाए। और जब हम उस रूम से बाहर निकलते हैं तो क्या करते हैं, पुल लिखा रहता है, इसका मतलब उसको क्या करो, खींच लो, जिसकी वजह से डोर खुल जाए और हम बाहर आसानी से निकल सके। तो ये हम कर क्या रहे हैं, पुश करना, पुल करना, दैट इज फोर्स। ये एक टाइप का फोर्स है हमारा, किसी को पुश करना। हम पुश कैसे करेंगे, उस पर कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो अगर हम फोर्स की डिफिनेशन बोलें तो हम ये कह सकते हैं कि पुश और पुल इज अ फोर्स। ठीक है, सिंपली हम बोल सकते हैं कि पुश करना या फिर पुल करना मतलब कि धक्का लगाना या फिर खींचना, इसी को हम क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। और यदि हम अपने डेली लाइफ को देखें तो आप पर डे मैक्सिमम फोर्सेस का यूज करते हो। ठीक है, जैसे कि आप अगर जिम जाते हो, वहां पे वेट लिफ्टिंग का काम करते हो, मींस वेट लिफ्टिंग वाली जो एक्सरसाइज होती है वो करते हो, तो वो भी क्या है, फोर्स है, एक टाइप का फोर्स लगा के आप क्या कर रहे हो, उसको लिफ्ट कर रहे हो, जो भी वेट आप वहां पे लगाए हो। ठीक है, स्ट्रेचिंग, किसी भी चीज को स्ट्रेच करना, तो स्ट्रेच कैसे कर पा रहे हो, फोर्स लगा के। तो अब डेली कई टाइप के फोर्सेस का यूज करते हो। आप यहाँ पे खड़े हो तो भी क्या कर रहे हो, आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो अर्थ सरफेस पे। ठीक है, आप कोई भी काम करते हो विदाउट फोर्स नहीं करते हो, उसमें फोर्स का यूज तो श्योर ही करना रहता है। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा अगर हम ये समझे कि जो फोर्स होता है वो कभी कभी जिस बॉडी पे अप्लाई किया जाता है उसकी स्टेट को चेंज कर देता है और कभी कभी चेंज नहीं भी करता है। जैसे कि मान लो कि एक क्रिकेट प्लेयर है, वो क्या कर रहा है कि बल्ला लेके खड़ा है और सामने से कोई बॉलर है, वो बॉलिंग कर रहा है। तो वो बॉल अगर डालता है तो वो प्लेयर क्या करेगा, उसको हिट करेगा। तो वो क्या कर रहा है, बल्ले से बॉल पे फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो वहां पे क्या हुआ कि उसने बॉल की डायरेक्शन को चेंज कर दिया। कैसे, फोर्स लगा के। तो कभी कभी तो ये होता है कि फोर्स लगा के हम ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को या फिर उसके शेप को चेंज कर सकते हैं, बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम मैक्सिमम फोर्सेस अप्लाई कर देते हैं, उसके बावजूद भी जो ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं उसका शेप या फिर डायरेक्शन चेंज नहीं होता। ठीक है, जैसे कि बॉल सामने से आ रही थी और वो प्लेयर क्या किया कि बल्ले से बॉल को हिट कर दिया फोर्स लगा के, तो बॉल क्या हुई, आ रही थी इधर हमारे तरफ, मींस उसका डायरेक्शन हमारी ओर था, लेकिन फोर्स लगाया उसने तो वो डायरेक्शन उसका चेंज कर दिया। और उसकी डायरेक्शन तो चेंज हुई, और जब वो बल्ले से फोर्स लगाया
तो बॉल का जो शेप था स्फेरिकल वो भी थोड़ा बहुत चेंज होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया कि कैसे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा के उसकी डायरेक्शन और शेप को हम चेंज कर सकते हैं। दूसरी बात हमने ये किया कि कभी कभी ये होता है कि हम कितना भी फोर्स लगा दे लेकिन ऑब्जेक्ट का जो शेप होता है और जो डायरेक्शन होता है वो चेंज नहीं होता। जैसे कि एक बहुत ही भारी और बड़ा सा बॉक्स है और अगर हम क्या करें उस पे फोर्स अप्लाई करें, उसको पुश करें, तो क्या वो बॉक्स जो है अपनी शेप को चेंज करेगा या फिर उसकी डायरेक्शन में चेंज आएगा या फिर उसकी स्टेट चेंज होगी? नहीं चेंज होगी, क्योंकि हम जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं बॉक्स पे वो फोर्स बहुत कम है उसके कंपैरिजन में। तो इस केस में क्या होता है कि बॉक्स का ना शेप चेंज होता है ना उसकी स्टेट चेंज होती है, वो रेस्ट का रेस्ट में रहता है और ना ही उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। तो वहां पे हमको क्या करना है कि हमको और ज्यादा फोर्स लगाना है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करते हैं कि फोर्सेस कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, मेनली तो हमारे दो टाइप के फोर्सेस होते हैं, एक होता है बैलेंस्ड फोर्स और दूसरा होता है अनबैलेंस्ड फोर्स। ये हो गया हमारा बैलेंस्ड फोर्स और दूसरा है अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं कि बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है। ठीक है, मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास और उस ऑब्जेक्ट पे कई डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई किए जा रहे हैं और वो सारे फोर्सेस का अगर हम रिजल्टेंट निकालें वो क्या है, जीरो आए, तो हम क्या बोलेंगे कि वो फोर्स कैसा है, बैलेंस्ड फोर्स। जैसे कि हमने एक जो बॉक्स को पुश करने वाला एग्जांपल दिया उससे हम समझते हैं कि बॉक्स को हमने क्या किया, पुश किया, लेकिन उसकी स्टेट चेंज नहीं हुई है, उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हुई है। तो उसका रीजन क्या है स्टूडेंट्स? उसका रीजन ये है कि हमने उस पे फोर्स अप्लाई किया। ठीक है, लेकिन केवल हम उस पे फोर्स नहीं अप्लाई कर रहे, उस पे चार टाइप के फोर्स वर्क कर रहे हैं। एक तो जो हमने वहां पे पुश किया, पहला फोर्स। दूसरा जो उसके सरफेस और अर्थ सरफेस के बीच में फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। तीसरा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, मींस जो ग्रेविटी वाला फोर्स है। और चौथा जो हमने एक्शन किया वहां पे तो उसका कुछ ना कुछ रिएक्शन भी आएगा। तो चार टाइप के फोर्स वर्क कर रहे हैं और वो चारों का जो रिजल्टेंट आ रहा है वो जीरो आ रहा है। मींस वो जो हम फोर्स उस पे लगा रहे हैं वो क्या है, बैलेंस हो जा रहा है। इस वजह से क्या हो रहा है, वो बॉक्स अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर रहा है। जैसे कि मान लो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है, और इस पे इधर इस डायरेक्शन से एक फोर्स अप्लाई हो रहा है F1, इधर से एक फोर्स अप्लाई हो रहा है F2 और इधर से भी एक फोर्स अप्लाई हो रहा है F3 और इधर से एक फोर्स अप्लाई हो रहा है F4। अब आप देखो कि इस बॉक्स पे चार टाइप के फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं चार डायरेक्शन से, F1, F2, F3 एंड F4। अगर हम इन सभी फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालें, मींस F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4, और ये अगर जीरो के इक्वल आता है इसका मतलब ये फोर्स कैसा है कि जो सारे फोर्स इस पे वर्क कर रहे हैं इस ऑब्जेक्ट पे, इस बॉक्स पे, वो कैसे हैं, बैलेंस्ड फोर्स हैं। ठीक है, और अगर अनबैलेंस्ड फोर्स की बात करें तो अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, इसी का अपोजिट। मतलब कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारे पास और उस पे हम डिफरेंट डायरेक्शन से डिफरेंट टाइप के फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं तो रिजल्टेंट फोर्स जो होगा, मतलब सारे फोर्सेस का जो सम होगा, जो रिजल्टेंट निकल के आएगा वो जीरो के इक्वल ना हो, तो हम क्या बोलेंगे कि उस ऑब्जेक्ट पे जो भी फोर्स अप्लाई किया जा रहा है वो कैसा है, अनबैलेंस्ड फोर्स है। ठीक है, जैसे कि हम यही एग्जांपल ले लेते हैं, इस पे चार डायरेक्शन से फोर्सेस अप्लाई किए जा रहे हैं और इसका हम रिजल्टेंट निकालते हैं तो वो डज नॉट इक्वल टू जीरो आता है। इसका मतलब क्या है कि जो भी फोर्स इस पे अप्लाई किया जा रहा है वो कैसा है, हमारा अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, तो अनबैलेंस्ड फोर्स के केस में क्या होगा कि जो भी फोर्स अप्लाई किया जाएगा उसका रिजल्टेंट जीरो नहीं होगा, और बैलेंस फोर्स के केस में क्या होगा कि जो भी फोर्स अप्लाई करेंगे उन सारे फोर्सेस का जो रिजल्टेंट आएगा वो जीरो के इक्वल आना चाहिए। अनबैलेंस फोर्स को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लो हमारे पास एक कार टॉय है, ठीक है,
कार है छोटी सी खिलौने वाली, और हम उसको क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं, तो क्या होगा, अब यहां पे भी चार टाइप के फोर्सेस वर्क कर रहे हैं। एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स मींस ग्रेविटी वाला, दूसरा फ्रिक्शन फोर्स, और तीसरा जो हम पुल कर रहे हैं, चौथा जो हम पुल कर रहे हैं और हम खींच रहे हैं, तो उस पे कुछ ना कुछ पुल करने का भी फोर्स लगेगा, रिएक्शन वाला भी। तो चार टाइप के फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर हम वहां पे रिजल्टेंट निकालें, मतलब कि जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है Fg, प्लस जो हमने फोर्स वहां पे लगा के खींचा है Fp पुलिंग फोर्स, और फ्रिक्शन फोर्स Ff, और उसके अलावा क्या है हमारा फोर्स ऑफ रिएक्शन, ठीक है, ये चारों का जो सम है वो डज नॉट इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है। इसी वजह से उस बॉडी की जो भी स्टेट होगी उसको हम चेंज कर पा रहे हैं। कार टॉय जो है उसको हम फोर्स लगाएंगे और खींचेंगे तो क्या होगा, वो अपनी स्टेट को चेंज करके रेस्ट से मोशन में आ जाएगी, ठीक है। तो यहां पे कौन सा फोर्स अप्लाई कर रहे हैं हम, अनबैलेंस फोर्स। आप एक चीज ध्यान देना स्टूडेंट्स की बैलेंस फोर्स के केस में क्या होता है, जो भी बॉडी या जो भी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स अप्लाई करेंगे उसकी स्टेट या फिर उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, लेकिन अनबैलेंस फोर्स के केस में उसकी स्टेट, उसकी डायरेक्शन, सब कुछ उसका चेंज हो जाता है, उसका शेप भी चेंज हो जाता है। अगर हम यहां पे बैलेंस्ड फोर्स की डेफिनेशन प्रोवाइड करें तो हम क्या लिख सकते हैं, बैलेंस्ड फोर्स if the resultant of all the forces acting on a body is 0, the forces are called balanced force, ठीक है। अगर हम बैलेंस फोर्स का एग्जांपल लिखें इन द टग ऑफ वार, ये क्या है, एक टाइप का गेम है, ठीक है। द फोर्सेस exerted by the two teams is balanced, और इसके अलावा भी आप ढेर सारे एग्जांपल्स लिख सकते हो, ठीक है। जैसे कि जब हम क्या करते हैं कि दो हैंड्स के बीच में बैलून को रखते हैं और फोर्स अप्लाई करते हैं, तो वो भी एक टाइप का कैसा फोर्स है, हमारा बैलेंस्ड फोर्स है, ठीक है। अनबैलेंस्ड फोर्स की डिफिनेशन अगर हम लिखें, तो क्या लिख सकते हैं कि इफ द resultant of all the forces acting on a body is not 0, the forces
are known as unbalanced फोर्स। ठीक है, और अगर इसका एग्जांपल लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं कि पुलिंग अ कार टॉय। ठीक है, कार टॉय को जो हम खींचेंगे वो कैसा फोर्स होगा, हमारा अनबैलेंस होगा। और ढेर सारे एग्जांपल आप इसमें बता सकते हो, जैसे कि टग ऑफ वॉर वाला जो गेम का एग्जांपल है, उसमें दोनों ही टीमें दोनों साइड से फोर्सेस लगा रही हैं, और यदि एक टीम ने रस्सी को छोड़ दिया तो क्या होगा कि अनबैलेंस्ड फोर्स जनरेट हो जाएगा, जिसकी वजह से जो दूसरे साइड वाली टीम रहेगी वो क्या होगी, ब्रेक डाउन हो जाती, गिर जाती है। ठीक है,